डाल्टन जो है बहुत अच्छी पोस्टुलेट्स दिए, बहुत 7-8 पोस्टुलेट दिए, बहुत अच्छे से एटम को डिस्क्राइब करने की कोशिश की, लेकिन उनका जो पोस्टुलेट्स था उस सब में जब लेटर डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीज़ें और अलग अलग फेनोमेनन जब ऑब्जर्व किए गए धीरे धीरे, तो हमको ये रियलाइज़ हुआ कि उनका जो मॉडल है वो फेल हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कैसे फेल हुआ, क्या क्या रीजंस थे उसको फेल होने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, देखो उनका जो एक पोस्टुलेट था वो क्या बोल रहे थे कि अगर हम सेम एलिमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, और अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के बारे में बात करें, तो अगर हम बात करें कि सेम एटम, मान लो कि हम आयरन ले रहे हैं, तो आयरन बहुत सारे आयरन के एटम से बना हुआ होगा, और अगर हम बात करो आयरन ले लिए और हम गोल्ड ले लिए, ठीक है, अब ये क्या बना होगा, किससे बना होगा, किसके एटम से बना होगा, आयरन के एटम से बना होगा। गोल्ड किससे बना होगा, गोल्ड के एटम से बना होगा। ठीक है, यही तो वो बोलना चाह रहे थे, तभी तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। लेकिन एक बात बताओ हमको, अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो एटम है वो क्या है, सबसे छोटा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आयरन के एटम के बारे में बात करें तो आयरन भी तो इसी एटम से बना है, और अगर हम गोल्ड के एलिमेंट के बारे में बात करें तो गोल्ड भी तो उसी एटम से बना है। हो सकता है कि हम नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है हम यहाँ 4 एटम ले लें, यहाँ 6 एटम ले लें, लेकिन एटम तो वही रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको किस में चेंज दिखना चाहिए था, मास में चेंज दिखना चाहिए था, है ना, कि यहाँ 4 एटम का मास ले रहे हैं और यहाँ 6 एटम का मास ले रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हमको किस में दिखना चाहिए था, मास में दिखना चाहिए था, साइज में दिख जाना चाहिए था कि ठीक है। लेकिन हो क्या रहा था कि मास और साइज तो ऑब्वियसली डिफर कर रहे थे, लेकिन इंटायरली कंप्लीटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो रही थी। अब एक बात बताओ, किसी का नंबर बढ़ाने से केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्यों ही कोई असर पड़ेगा, जब सेम ही चीज़ें सब कुछ बना हुआ है, ये भी एटम से बना हुआ है, ये भी एटम से बना हुआ है, और एटम के अंदर जब कुछ है ही नहीं, तो फिर दोनों अलग अलग कैसे हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से क्या समझ में आया कि जो डाल्टन की पहली बात थी कि एटम जो है उसके अंदर कुछ नहीं होता है, एटम ही सबसे छोटा होता है, ये बात यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, किसके लिए, फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, कि क्या है फिर अंदर, कुछ तो होगा एटम के अंदर। एटम के अंदर क्या है ये जानने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारा कुछ हुआ, और हम लोग उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th के 2nd चैप्टर में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी बस हम इतना बता रहे हैं कि क्या हुआ जब हम फर्दर रिसर्च किए तो हमको पता चला कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज हुई, कौन कौन कैसे कैसे डिस्कवर किया, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम लोग सब बात करेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि हमको पता चल गया रिसर्च करके कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब इन पार्टिकल्स के बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि अभी जो प्रेजेंटली जितना अभी हमको पता है उसके हिसाब से एटम जो है उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक छोटा सा सेंटर, पूरा जो मास होता है एटम का वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, बीच में, बिल्कुल न्यूक्लियस में। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस के रेडियस के, तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, और जो एटम का रेडियस होता है वो क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब सोच के देखिए कि अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम कितना बड़ा है, अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये 0.00005 मीटर होगा, मतलब कि न्यूक्लियस कितना छोटा सा पार्ट ऑक्यूपाई करता है एटम का, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ही कौन रहते हैं, ये 2 पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब एटम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर। अब हम बात कर लेते हैं इन पार्टिकल्स की चार्ज और मास के बारे में, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन साइन का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव साइन दे दिए तो वो गंदा है और प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन दे दी तो वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट
ये सिर्फ क्या है, हमको ये बताने के लिए कि इन दोनों का चार्ज जो है वो ऑपोजिट है, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहीं पे होंगे तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तुम किसी को भी पॉजिटिव दे सकते थे, किसी को भी नेगेटिव दे सकते थे, पर अभी हमने क्या कर लिया है, कन्वेंशनली ये मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मास के बारे में। मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.1 × 10⁻³ kg। और अगर हम देखें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो वो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है इनका पावर्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में तो ये -31 है और वो -27 है, मतलब कि 4 डेसिमल प्लेसेस का अंतर है यहाँ पे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 4 kg के होंगे तो ये कितना होगा, 0.004 kg का होगा। अब आप देख सकते हैं कि कहाँ 4 और कहाँ पे 0.004, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल नेग्लिजिबल है, किसके सामने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने। और हमको दिख भी रहा है 4 kg और 0.004 kg, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई इज्जत है नहीं, ठीक है। क्यों इज्जत नहीं है, क्योंकि मास बहुत कम है। तो हम ये बोलते हैं कुल मिला जुला के कि जो एटम है उसका पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही मास है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं इनका मास क्या है, बहुत कम है, और इनकी वजह से कोई मास नहीं होता है एटम का। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे 2 बातें और है जो हमको ध्यान रखनी है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। नंबर यहाँ पे मास, एटॉमिक मास इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसके बारे में हम बात करेंगे फर्दर इस चैप्टर में, और लेकिन मास नंबर इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, ठीक है। और अगर हम मास नंबर के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। देखो ना एटॉमिक नंबर में इज्जत मिली इलेक्ट्रॉन को और ना ही मास नंबर में इलेक्ट्रॉन को कोई इज्जत मिली। क्यों नहीं मिली इज्जत? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स ही नहीं होता है। क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि देखो न्यूक्लियस के पास ऐसे क्या होता है, बहुत सारे ऑर्बिट्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन रह रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ कहीं घूमते रहते हैं। लेकिन अब देखो होता क्या है, जो बाहर वाला जो शेल होता है, मतलब जो शेल सबसे दूर होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के पास ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पहले तो हम ये बात कर लें, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज की वजह से ही न्यूक्लियस का चार्ज है, तो न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स को तो बांध के रखता है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उस पर उसका कोई बस नहीं चलता है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई बस नहीं चलता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अगर थोड़ा भी एनर्जी मिले तो वो कूद फान कर सकते हैं, मतलब बाहर जा सकते हैं, और उस शेल में तुम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके भी आ सकते हो। इस बात का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो सकता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इसीलिए उसको ना एटॉमिक नंबर में इज्जत मिली और ना ही मास नंबर में इज्जत मिली। अभी हमको कितने अलग अलग एलिमेंट्स पता है, 118 एलिमेंट्स पता है, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट्स का, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके। अब ये एटॉमिक नंबर 1 कैसे डिसाइड हुआ, ये एटॉमिक नंबर 2 कैसे डिसाइड हुआ, ठीक है। पहले तो ये किसका होता है, हाइड्रोजन का, ये होता है हीलियम का, ये होता है लिथियम का, और ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर 1 क्यों है, अब ये देखते हैं। देखो इसका जो न्यूक्लियस है उसका, अगर हम पहले तो हम बात कर लेते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन की। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का, सपोज करो कि उस एलिमेंट का सिंबल x है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि एटॉमिक नंबर a से शुरू होता है पर हम उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम यहाँ क्या लिखने वाले, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, और यहाँ पे हम किसका नंबर लिखने वाले, सिर्फ प्रोटॉन का नंबर। तो अगर इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ
कि इसके पास इसका मास नंबर क्या है 1 और एटॉमिक नंबर क्या है 1। इसका मतलब कि इसके पास क्या है एक प्रोटॉन है, और जब एक ही मास नंबर है इसका मतलब क्या एक प्रोटॉन तो है, इसका मतलब इसके पास 0 न्यूट्रॉन है ना। इसका मतलब अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन के एटम के बारे में तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होगा। और अगर ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चार्ज नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि एक प्रोटॉन की वजह से आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, हमको बैलेंस आउट करना है। तो बाहर पक्का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक एटम के बारे में बात करें जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, जबकि जिसका कोई भी इलेक्ट्रॉन ना गया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज, ठीक है। जब वो एक चार्ज एटम होगा तब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर, अभी देखते हैं कि कैसे अलग अलग होता है, ठीक है। तो क्या हमको ये बात समझ में आ रहा है कि अगर हम एक हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो कैसे वो एक अलग एटम हो गया। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें एक और एग्जांपल लेते हैं हीलियम का और लिथियम का। हीलियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 4 और 2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 7 और 3, ठीक है। इसका मतलब कि इसका मास नंबर क्या है 2। अब इसका प्रोटॉन का नंबर देखो 2 है, इसका मतलब कि इसका न्यूट्रॉन का नंबर 2 है और प्रोटॉन का नंबर क्या है 2 है, तभी तो ये 4 होगा। अगर ये 7 है इसका मतलब 3 तो इसका प्रोटॉन का नंबर है, मतलब 4 क्या है इसका न्यूट्रॉन का नंबर है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने ही होने हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें लिथियम के बारे में तो इसके पास 3 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, और 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होंगे। ये किस स्टेट में बात कर रहे हैं हम, न्यूट्रल स्टेट में। अब यहाँ से हम आते हैं फिर से डाल्टन थ्योरी के ऊपर। डाल्टन जो बोल रहा था कि एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये बात सच नहीं है। अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स के हम बारे में बात करें तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। सब एटॉमिक क्यों, क्योंकि एटम के अंदर होते हैं वो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर अलग अलग होता है, ठीक है, और वही नंबर्स हमको याद करने पड़ते हैं। कम से कम 1 से लेके 30 तक तो हमको सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और सिंबल और उसका मास नंबर याद होना ही चाहिए, ठीक है। विदाउट दैट वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर इन केमिस्ट्री, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न एटॉमिक नंबर्स। ये बात आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं चार्ज्ड एटम का, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। चार्ज एटम का अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर बराबर है, नहीं, हम बात करते हैं अब एक चार्ज एटम के बारे में। देखो हम लोग बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, और ये दोनों चार्ज कैसे होते हैं बिल्कुल इक्वल, लेकिन क्या ऑपोजिट, ठीक है। न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें तो उसका चार्ज क्या होता है 0। मतलब जब भी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे वी विल नेवर टॉक अबाउट न्यूट्रॉन बिकॉज दे हैव नो चार्ज, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से बात करते हैं, अगर हम बात करें सोडियम एटम के बारे में बात करते हैं। देखो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 23 माइनस 11। देखो 23 माइनस 11 कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11 ही होंगे क्योंकि अभी एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये एक न्यूट्रल एटम है, इसका मतलब कि अभी इसके पास माइनस का नेगेटिव चार्ज है किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और प्लस का 11 चार्ज है किसकी वजह से प्रोटॉन्स की वजह से। तो अगर हम अपना इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब अभी
एटम कैसा है, न्यूट्रल है। अब सपोज करो कि हम बाहर से क्या आए, इलेक्ट्रॉन्स लेके आए, 2 इलेक्ट्रॉन ले आए बाहर से, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन का नंबर क्योंकि हम प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं कर सकते, ये हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस का फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, न्यूक्लियर फोर्स, तो वो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता है। नंबर हम सिर्फ किसका बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर से लेके आए, ध्यान समझना क्या होगा। अभी पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 13, जिनकी वजह से -13 चार्ज होगा। और अगर हम बात करें प्रोटॉन्स के बारे में तो वो नंबर अभी भी क्या है, 11 ही है। तो अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट लगाएं अपने इंटीजर्स का, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, -2 चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब अभी जो अपना सोडियम है वो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसका अपना कहानी कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन कितना गेन करेगा, वो सब भी सब एक सेपरेट कहानी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ठीक है। आई होप कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है एक एटम के ऊपर, ये समझ में आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, हम कुछ ऐसा फोर्स लगाए कि वो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो अभी तक 11 थे, अभी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिनकी वजह से 8 नेगेटिव चार्ज होगा। और हम बात करें अगर प्रोटॉन के बारे में, तो वो तो अभी भी 11 ही है, तो अभी कितना हो जाएगा चार्ज, +3। तो अगर अब सोडियम के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान समझना, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया उतना प्लस का चार्ज आ रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन अंदर आता है उतना किसका चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो आई होप कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये सब सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक इस रिवीजन की सीरीज़ में हमने जो भी सीखा है उससे हमें एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि एटम क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे मैटर का, तो उस पर हमने देखा था कि हम मैटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में, जिसमें मिक्सचर्स का होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हमने अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन प्योर का एलिमेंट और कंपाउंड अपना रह गया है, ठीक है। अब हमको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में समझना है अच्छे से, ठीक। तो अब हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे हमको पता चल चुका है कि एटम के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब अगर हम बात करें कि बहुत सारे एटम, सेम एटम्स है ना, सेम एटम्स के क्लस्टर अगर हम बनाएं, मतलब कि सेम तरह के एटम्स, इसका मतलब क्या कि अगर हम एक आयरन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सारे एटम्स किसके लेंगे, आयरन के ही लेंगे। और हम अब ये बात समझ चुके हैं कि आयरन का एटम अलग कैसे होगा। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26। इसका मतलब क्या है कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 26, और यही इसकी क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है। अब आयरन का एटम हम ले रहे हैं, इसका मतलब कि अगर हम आयरन के एटम ले रहे हैं तो मतलब उसके जितने भी एटम होंगे सब में क्या होगा, 26 ही प्रोटॉन होगा, है ना। इसका मतलब यही होता है। तो अगर हम एक आयरन का रॉड ले ले सपोज करिए, और ये एक प्योर आयरन का रॉड है, मतलब इसमें और कुछ भी मिलावट नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसमें सेम एटम का क्लस्टर बनेगा, किसका, आयरन के एटम्स होंगे। और वो सारे एटम्स कैसे होंगे, उन सारे एटम्स में प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, 26, न्यूट्रॉन का जो भी नंबर होता है वो भी फिक्स्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कैसा होगा, 26 ही होगा, ठीक है। वही उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आयरन के एटम, आयरन का एटम इसीलिए उसको कहा जाता है, ठीक है। अब जब सेम एटम का क्लस्टर मिलेगा तो उससे क्या बनता है, एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सेम एटम्स मिलेंगे हमको और किसी भी एलिमेंट के एटम नहीं मिलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो एलिमेंट क्या होता है ये बात समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सेम अभी यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, ये सारे एटम बस एक साथ रखे हुए हैं, केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि सेम एलिमेंट के एटम एक साथ केमिकली कंबाइन करें फॉर एग्जाम्पल, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी क्या कर सकते हैं,
केमिकली कंबाइन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस। ये कैसे बनती है, देखो हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, जब एक एटम दूसरे एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, केमिकली कंबाइन करेगा। तो ये जो दो हाइड्रोजन के एटम है वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। केमिकली कंबाइन करने का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन में, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज, कुछ तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ होगा, मतलब कि एटम के अंदर अंदरूनी स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंज आएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बस हम वो बहुत सारे एटम्स एक साथ ला के रख देते हैं, उससे क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है। लेकिन अगर वो सेम एलिमेंट्स कंबाइन करें, केमिकली कंबाइन करें, मतलब कि कुछ एक्सचेंज हो इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग हो या पूरा ही इलेक्ट्रॉन उठा के दे दे, जो भी हो, तो क्या बनेगा वहाँ पे, उस समय क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, यहाँ पे हम दो एटम हाइड्रोजन के ले रहे हैं और एक एटम किसका ले रहे हैं, ऑक्सीजन का ले रहे हैं। यहाँ दो अलग अलग एटम्स हैं और ये दोनों कंबाइन करके भी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। इसका एक स्पेशल नाम होता है हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हैं। और इसको हम बोलते हैं होमोएटॉमिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल तो बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हम सेम एटम के एलिमेंट के एटम्स को लेके बना रहे हैं। अब एक बात बताओ कि जब हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होगा कि उसमें सिर्फ क्या होंगे, दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। अगर हम बात करें एक वाटर मॉलिक्यूल की, तो इसका क्या मतलब होगा कि उसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन के एटम होंगे और एक ऑक्सीजन का एटम होगा, एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें। लेकिन अगर वहीं पे हम कंपाउंड के बारे में बात करें, ठीक है, कंपाउंड भी एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है, हमको पता है। तो जब हम कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, तो जब हम ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पे रख देते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे, एक जगह पे रख देते हैं, तो क्या बनता है, कंपाउंड बन जाता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? अगर देखो जैसे कि हम बात करें H2O मॉलिक्यूल की, H2O मॉलिक्यूल का क्या मतलब होगा कि अगर हम बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल एक जगह ला के रख दें एक साथ, तो क्या बन जाएगा, बहुत सारा पानी बन जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर बॉटल में पानी, इसका मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे क्या हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम टुगेदर उसका नाम देखें तो क्या बोलेंगे, वो H2O एज अ कंपाउंड देखा जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स जब बहुत सारे एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। जब एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, जो कि होमोएटॉमिक भी हो सकता है और हेट्रोएटॉमिक भी हो सकता है। और अगर वो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एक जगह रखे जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की है कि जब हम एटम बहुत सारे एक साथ रख के एलिमेंट बनाते हैं तो वो केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, वो बस एक साथ रखे रहते हैं। लेकिन जब हम एटम से मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो केमिकली कंबाइन करते हैं, मतलब देयर इज सम चेंजेस इन द इलेक्ट्रॉन्स, कुछ तो चेंज होगा, शेयरिंग हो जाएगा या कंप्लीटली दे देंगे, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे फर्दर आगे चैप्टर्स में। लेकिन और जब हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखते हैं लाके, केमिकली कंबाइनिंग करवाते हैं, तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। आप बिल्कुल तैयार हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आगे की वीडियोस में जो पार्ट्स आएंगे इस वीडियो के, अब हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री में और अच्छे से एक एक टॉपिक को हम लोग पार्ट बाय पार्ट, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, सब कुछ अच्छे से पार्ट बाय पार्ट कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई करके वीडियोस को बनाया जाए। थैंक यू एवरीवन।